हेलो दोस्तों, आज जो मूवी की एक्सप्लेनेशन हम करने वाले हैं वो है दामिनी, जो 1983 पर रिलीज हुआ एक क्राइम थ्रिलर मूवी है। मूवी की कहानी शुरू होती है गांधी जी की एक कथन पर, जो है दुनिया की हर अदालत से बड़ी एक अदालत है, जो है इंसान की अपना ज़मीर। ज़मीर से बढ़कर कोई अदालत नहीं है। इसी कथन के ऊपर आधारित है ये मूवी दामिनी। तो चलिए जान लेते हैं इस मूवी की पूरा स्टोरी क्या थी। मूवी की शुरुआत होती है एक चैरिटी शो पे, जहाँ पर हम देखते हैं शेखर को। और शेखर इस चैरिटी शो में जो लड़की डांस करती है उसे पसंद कर लेती है, और वो जान पाती है कि उसका नाम है दामिनी। दामिनी को हम देखते हैं कि वो लोग दो बहनें हैं, और उसके पिता एक पोस्ट मास्टर है। और वो दामिनी और उसकी बहन की शादी इसलिए करा नहीं पा रहा है कि उनके पास पैसा नहीं है उन दोनों की शादी की दहेज देने के लिए। इस बात से दामिनी और उसकी बहन भी दुखी है, और दामिनी की बहन दामिनी को कहती है कि वो जिस लड़के को पसंद करती है उसके साथ भाग जाएगी अपने पिता की कास्ट को लगाव करने के लिए। और हम देखते हैं कि दामिनी की बहन रात को भाग जाती है। उधर शेखर को हम देखते हैं कि शेखर का नाम है शेखर गुप्ता, जो गुप्ता इंडस्ट्री की मालिक मिस्टर गुप्ता की बड़े बेटा है। शेखर की परिवार को हम देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि टुल्लू बजाज को, जो गुप्ता की बिजनेस पार्टनर है। टुल्लू बजाज अपनी बेटी की शादी शेखर के साथ कराना चाहती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शेखर की मामा मामी और शेखर की छोटे भाई राकेश को, जो शादीशुदा है। यहाँ पर शेखा दामिनी को लेकर सपने देखती है, और वो दामिनी को ढूंढती है, उसकी घर तक पहुंच जाती है। वो दामिनी से परिचय होती है और उसके पिता से भी, और वो उसके पिता को ये कहती है कि वो दामिनी को पसंद करती है, उसे शादी करना चाहती है। घर में शिखा दामिनी के बारे में घर वालों को कहती है, और उसकी माँ कहती है कि दामिनी एक गरीब घर से उसके साथ उनकी मिलती नहीं है। पर शेखर की पिता शेखर की साथ देती है। वो लोग दामिनी के घर आती है दामिनी की रिश्ता लेकर। यहाँ पर दामिनी को हम देखते हैं कि दामिनी उन लोगों को ये बता देती है कि उसकी बहन जिस लड़के को पसंद करती है उसके साथ भाग गई है। दामिनी की साहस और उसकी सच बोलना देखकर शेखर और उसकी पिता बहुत खुश होती है। दामिनी जो हमेशा सस की साथ देती है। यहाँ पर शेखर और दामिनी की शादी की तैयारी होती है, और उन दोनों की शादी भी हो जाती है। शेखर के घर में जो हेल्पिंग हैंड है उर्मी, उसके साथ दामिनी की बहुत अच्छी रिश्ता हो जाती है। उर्मी दामिनी को बहुत सम्मान करती है, उसकी बहुत ख्याल रखती है। टुल्लू बजाज शिकार की परिवार के साथ बिजनेस पार्टनर तोड़ देती है, और जिसकी वजह से गुप्तास को बहुत लॉस होती है। और ये बात आकर मामा जी शेखर की माँ को कहती है, और वो बहुत नाराज़ हो जाती है। उस टाइम दामिनी की पिता माता दामिनी से मिलने आती है, और शेखर की माँ उन लोगों को इग्नोर कर कर चली जाती है। दामिनी की पिता माता जब दामिनी से ये पूछती है कि दामिनी इस घर में सुखी है कि नहीं, दामिनी चुप रहती है। असल में बात यह है कि दामिनी एक गरीब घर की लड़की है, इसकी वजह से शेखर की परिवार उसे हमेशा नीचा दिखाती रहती है। पर शेखर दामिनी को सम्मान करती है, उससे बहुत प्यार करती है। यहाँ पर घर में होली की पार्टी होती है, और यहाँ पर सभी लोग बहुत मौज मस्ती कर रही होती है। दामिनी ये देखती है कि शेखर के छोटे भाई राकेश और उसकी तीन दोस्त मिलकर उर्मी को जो ज़बरदस्ती उठाकर सीढ़ी से ऊपर ले जा रही है। दामिनी उन्हें रोकना चाहती है बट रोक नहीं पाती। वो शेखर को बुलाना चाहती है, और यहाँ पर बहुत देर हो जाती है। शेखर और दामिनी यहाँ कर ये देखती है कि राकेश और उसके तीनों दोस्त मिलकर उर्मी के साथ बलात्कार कर चुकी है। वो लोग जब दामिनी और शेखर को देखती है, वो उर्मी को लेकर वहाँ से भागती है, और वो लोग एक जीप लेकर उर्मी को शहर से बाहर एक जगह पर फेंक कर चली आती है। दामिनी यहाँ पर बेहोश हो जाती है, और शेखर अपनी भाई को बहुत मारती है। शेखर की परिवार राकेश को उसकी ससुराल भेज देती है। उधर हम देखते हैं कि पुलिस उर्मी को उद्धार करती है। दामिनी की होश आती है, और शेखर को वो जब उर्मी के बारे में पूछती है, शेखर कहती है उर्मी अच्छी है। यहाँ पर पुलिस गुप्तास के घर आती है, और वो आकर ये कहती है कि उर्मी ये बयान दिया है कि राकेश और उसकी तीनों दोस्त मिलकर उसकी बलात्कार किया। दामिनी ने सब कुछ देखा है, और पुलिस दामिनी की बयान लेना चाहती है। और यहाँ पर शेखर की परिवार कहती है कि उर्मी उनके घर से एक सप्ताह पहले चली गई है, और वो उर्मी के बारे में कुछ नहीं जानती। और यहाँ पर शेखर जब ये जान पाती है कि पुलिस आया है, वो दामिनी को ये कहती है कि दामिनी को उसकी परिवार के सम्मान और राकेश के जीवन के लिए चुप रहने के लिए। और दामिनी की सास भी दामिनी को ये कहती है। दामिनी नीचे जाकर जाकर पुलिस को ये कहती है कि सुबह से उसकी तबीयत अच्छी नहीं थी, वो रूम से बाहर नहीं आया और वो कुछ भी नहीं देखा।
और हम देखते हैं कि पुलिस यहाँ पर चली जाती है। यहाँ पर टूलू बजाज पुलिस को पैसा देकर केस को फिर एक बार इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए लगा देती है और शेखर के पिता मिस्टर गुप्ता एक शातिर क्रिमिनल लॉयर चड्ढा को हायर करती इस केस के लिए। उधर पुलिस इस मौके पे रहती है कि वो दामिनी के साथ बात कर पाए और शेखर जब दामिनी को लेकर दिल्ली जा रही थी उसकी मूड चेंज कराने के लिए, तब यहाँ पर एयरपोर्ट पे इंस्पेक्टर कदम जब दामिनी को अकेले पाती उसके साथ बात करती, उसे उर्मी की कुछ फोटोग्राफ दिखाती है जहाँ पर दामिनी देखती है कि उर्मी की हालत बहुत बुरी है। यहाँ पर शेखर आकर इंस्पेक्टर कदम के साथ हाथापाई शुरू करती है। दामिनी और शेखर घर चली आती है। यहाँ पर दामिनी के साथ शेखर की उर्मी को लेकर बहस भी होती है और शेखर अकेली ही दिल्ली चली जाती है। शेखर दिल्ली जाने के बाद दामिनी उर्मी के साथ आकर देखा करती है और वो उर्मी की हालत देखते हुए उसे बहुत बुरा लगती है कि उर्मी की ब्लीडिंग ही बंद नहीं हो रही और वो पुलिस को ये कहती है कि क्यों वो उर्मी को एक भला अस्पताल में इलाज नहीं करा रही। यहाँ पर पुलिस उर्मी के केस के लिए इसलिए जोर दे रही है क्योंकि वो बजाज और गुप्ता दोनों से पैसा हड़पना चाहती है। दामिनी अपनी बयान देती है और राकेश और उसके तीनों दोस्तों को अरेस्ट किया जाता है। दामिनी यहाँ पर शेखर की परिवार से चली आती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दामिनी आकर उर्मी की साथ देती रहती है। उधर शेखर दिल्ली से आती है। वो घर वालों से कहती है कि क्यों वो लोग दामिनी को नहीं रोका। यहाँ पर उसकी परिवार झूठ कहती है कि वो दामिनी को रोकना चाहा, दामिनी नहीं रुके और वो शेखर को ये भी दुहाई देती है उनकी परिवार की और उसे दामिनी से मिलने के लिए रोक लेती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि चड्ढा बजाज पुलिस सभी को हाथ कर लेती है और केस अदालत में आती है। यहाँ पर चड्ढा जैसे दामिनी से उल्टा सीधा सवाल जवाब शुरू करती है, उसे गुमराह करती है और वो दामिनी को मानसिक रोगी भी बना देती है। वो कहती है कि दामिनी जो उसकी बचपन से ये है कि वो जब होली की रंग देखती है उसे कुछ हो जाती है, वो मनगढ़ा कहानी बनाती है और यहाँ पर सभी लोग गवाही देती है और दामिनी की पिता भी। और ऐसे हम देखते हैं कि चड्ढा इस केस को रफा दफा कर देती है, ये कहकर कि राकेश और उसकी दोस्तों की बलात्कार की कहानी भी दामिनी की मनगढ़ा कहानी है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दामिनी को मानसिक रोगी बनाया जाता है और उसे मेंटल असाइलम में भेज दिया जाता है। यहाँ पर दामिनी के पिता इसलिए गवाही दिए था क्योंकि वो कहा था कि इस केस को रफा दफा कर देगी और दामिनी को भी छोड़ देगी। यहाँ पर शेखर घर वालों के ऊपर क्रोधित होती है क्योंकि वो दामिनी को मानसिक रोगी बना है, उसे मेंटल असाइलम भेज दिया। बट घर वाले कहती है कि उसके पिता मिस्टर गुप्ता कहती है कि कुछ दिनों में दामिनी चली आएगी, उसके साथ कुछ नहीं होगी और वो फिर एक बार शेखर को अपनी परिवार की दुहाई देकर उसे दामिनी से मिलने से रोक लेती है। और हम मेंटल असाइलम में देखते हैं दामिनी को लोग डराती है, उसे इलेक्ट्रिक शॉक देती है इसलिए कि वो सब कुछ भूल जाए, बट दामिनी नहीं भूलती। राकेश और उसके दोस्त मिलकर दामिनी को हत्या करने के लिए प्लान बनाती है और दामिनी ये सुन लेती है। वो लोग उसको मारकर उसकी हत्या को एक आत्महत्या की नाम दे देगी। दामिनी ये सुनकर वहाँ से भाग जाती है। वो लोग भी उसकी पीछा लेती है और यहाँ पर एक आदमी जो नशे पे होती है उसे बचाती है और हम देखते हैं कि वो आदमी उसे दामिनी को अपने घर ले आती है। उसका नाम है गोविंद श्रीवास्तव और गोविंद दामिनी को अपनी कहानी कहती है। गोविंद एक बैरिस्टर है, उसकी पत्नी की इच्छा से वो बैरिस्टर बना था और उसकी पत्नी जो एक दुर्घटना में मार चुकी थी उसकी मृत्यु के इंसाफ के लिए वो अदालत गया था, जहाँ पर चड्ढा नकली गवाह सबूत आनकर उस केस को रफा दफा कर दिया और उसे इंसाफ नहीं मिला। तब से वो अदालत जाना छोड़ दिया है। यह बात दामिनी कहती है कि गोविंद से जे उसकी पत्नी की सपना और लोगों को इंसाफ करने के लिए उसे उर्मी की केस को लड़ना चाहिए, बट गोविंद मना कर देती है। यहाँ पर दामिनी को हम देखते हैं कि वो अपनी बहन की साथ आकर रहती है और यहाँ पर पुलिस दामिनी को अरेस्ट करने के लिए आती है। गोविंद जाकर दामिनी को बचाती है। गोविंद अपनी मन को परिवर्तन किया है और वो ये दामिनी को कहती है कि वो उर्मी के केस को रीओपन किया है
वो एक केस लड़ेगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि पुलिस बजाज चड्ढा गुप्ता मिलकर ये प्लान बनाती है कि उर्मी को मार देगी और हम देखते हैं कि उर्मी मार जाती है। यहाँ पर पुलिस कहती है कि उर्मी आत्महत्या किया है और एक सुसाइड नोट दिखाती है। दामिनी कहती है कि उर्मी अनपढ़ थी, वो पढ़ना लिखना नहीं जानती, वो कैसे चिट्ठी लिख सकती है। और गोविंद उर्मी के हाथ पे खून देखती है और वो ये कहती है कि अगर ये चिट्ठी उर्मी ने लिखा है तो इस चिट्ठी में खून की निशान होती। और यहाँ पर हम देखते हैं कि चड्ढा आकर रात को गोविंद के साथ मिलती है और उसे कहती है कि पैसा देकर इस केस को यहाँ पर रफा दफा करने के लिए। बट गोविंद चड्ढा को जलील कर वहाँ से भेजती है। केस अदालत में आती है। यहाँ पर चड्ढा दामिनी के ऊपर फिर एक बार ये इल्ज़ाम लगाती है कि दामिनी एक शातिर औरत है जो और एक पार्टी के साथ मिलकर शेखर की परिवार के ऊपर, शेखर की भाई राकेश और उसके तीनों दोस्तों के बलात्कार की कहानी बनाया है उसकी शेखर की परिवार से पैसा हड़पने के लिए। यहाँ पर गोविंद कहती है कि चड्ढा एक बार कह रही है कि दामिनी पागल है और एक बार कहती है कि वो शातिर है। अगर वो पागल है वो शातिर नहीं हो सकती, अगर वो शातिर है वो पागल नहीं हो सकती। और ऐसे ही गोविंद ये भी साबित कर देती है कि जिस जीप से राकेश और उसकी तीनों दोस्त उर्मी को ले गया था, उस जीप की जो ड्राइवर है वो उन लोगों को देख लिया था और वो ये भी साबित करती है कि उर्मी आत्महत्या नहीं किया था। यहाँ पर शेखर भी आती है और शेखर कुछ कहे इसकी पहले ही चड्ढा यहाँ पर बीमार होने की नाटक करती है और यहाँ पर गोविंद कुछ भी नहीं कर पाती है और कोर्ट केस की तारीख को आगे कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग ये षड्यंत्र करती है कि वो दामिनी को मार देगी। शेखर ये सुन लेती है और शेखर आकर अपने पिता को ये कहती है कि वो और कितना नीचे गिरेगी और उसे शर्म आती है कि वो उनकी बेटा है। शेखर चड्ढा को कहती है कि जो भी हो जाए वो दामिनी की साथ देगी। वो लोग शेखर को रोकने के लिए उसके ऊपर हमला करती है और यहाँ पर मामा जी शेखर को देख लेती है। यहाँ पर ये केस हम देखते हैं कि पूरा आम जनता में इसकी चर्चा होती है। गोविंद या दामिनी को एक सुरक्षित जगह पर रखती है और एक टैक्सी ड्राइवर को कहती है कि उसे बहुत सुरक्षित भावे उसे कोर्ट पे ले आने के लिए। यहाँ पर चड्ढा और बजाज मिलकर ये तय करती है कि दामिनी को आज ही मारना पड़ेगा। और दामिनी जब इस टैक्सी को लेकर कोर्ट आ रही थी तब यहाँ पर बजाज उसके ऊपर उस गुंडों से हमला करती है और हम देखते हैं कि दामिनी यहाँ पर भागती रहती है और बजाज के गुंडों से पीछा करती है और आम लोग दामिनी को बचाती है बजाज और उसकी गुंडों से। दामिनी कोर्ट आती है। यहाँ पर वो आकर कोर्ट रूम में ये कहती है कि उसके ऊपर हमला हुआ था और वो बहुत जान बचाकर यहाँ पर आई है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि गोविंद जज को ये भी नोट करने के लिए कहती है और सभी लोग शेखर के लिए वेट करती है कि शेखर आकर गवाही देगी। बट शेखर नहीं आ रही थी तब दामिनी अपनी हौसला खो देती है। वो गोविंद को ये कहती है कि उसे इंसाफ नहीं चाहिए क्योंकि इंसाफ की लड़ाई करते करते वो थक गई है और वो यहाँ पर बहुत कुछ कहती है, लोगों को सवाल जवाब करती है और चड्ढा को भी बहुत कुछ कहती है। और एक समय शेखर आती है। शेखर आकर यहाँ पर अदालत में ये कहती है कि वो यहाँ तक आ पाई है कि दामिनी की साहस और हौसले की वजह से। और वो ये बयान देती है कि दामिनी और वो मिलकर राकेश और उसके तीनों दोस्तों को उर्मी के साथ बलात्कार करते हुए देखा है। और यहाँ पर जज अदालत में राकेश और उसके तीनों दोस्तों को सज़ा देती है, साथ में चड्ढा, बजाज और गुप्तास को भी सज़ा देती है। और हम देखते हैं कि कोर्ट की जो जज है वो दामिनी की अंतरात्मा की ज़मीर, उसके हौसला, उसके साहस के लिए उसकी प्रशंसा करती है और सभी मिलकर दामिनी के लिए तालियां बजाती है। शेखर जाकर दामिनी को गले लगाती है और उधर गोविंद जो हमेशा इंसाफ की लड़ाई लड़ना चाहती थी और उसे इस केस में इंसाफ मिलती है, वो भी खुश होकर कोर्ट रूम से बाहर चली जाती है। ऐसे ही ख़त्म होती इस मूवी की स्टोरी।